हरिओम। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा बिशुलपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य डी एल सुरेश। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों से सीधे प्रत्याहार को बनाना। कल हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे बोला जाता है। उन्हीं माहेश्वर सूत्रों से हम आगे बढ़कर के संधि की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले प्रत्याहार बनाना सीखेंगे कि उनका क्या महत्व है। देखिए, बात करते हैं हम माहेश्वर सूत्रों की। ये आपके सामने लिखे हुए हैं 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र। कल हमने बात की थी भगवान पाणिनि के द्वारा विरचित या भगवान पाणिनि के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करके प्राप्त किए गए 14 प्रकार की आवाज़ों वाले इस माहेश्वर सूत्र को, और इसी माहेश्वर सूत्र से हम प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारे आचार्य पाणिनि के अनुसार 41 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। उन 41 प्रत्याहारों का विधान है कि केवल हलंत्य यानी अंतिम हलंत वाले वर्णों के द्वारा निर्मित प्रत्याहार, उनकी संख्या 41 है। कुछ विद्वान उसको 44 भी कहते हैं, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं को इतना गहराई में न जा करके सामान्य तौर पे इसे प्रत्याहार बना करके हम आगे चलेंगे। प्रत्याहार बनाने के लिए देखिए, आप इसमें देखते हैं अ, ई, उ, ण, यानी प्रत्याहार का मतलब है प्रत्याहार या फिर प्रति आहार, यानी वर्ण को शॉर्ट करना, संक्षिप्तीकरण करना। जैसे अण इतना बड़ा है, पर अ, ई, उ, ण 4 वर्ण है और इन 4 वर्णों को लिखने में हमें समय लगता है। इसलिए क्यों न आचार्य पाणिनि के अनुसार क्यों न इनको 2 वर्णों में ही निवृत्त कर लिया जाए। पहला वर्ण ले लो और अंतिम वर्ण ले लो, अण यानी अण ण। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, ण यानी अण प्रत्याहार बात करेंगे तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, ण ये इन वर्णों का विधान होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब प्रत्याहार का विधान करते हैं तो अंतिम हलंत्य वर्ण को साथ में नहीं गिना जाता है। यानी अण प्रत्याहार बात करें, परीक्षा में आपके सवाल आ जाए छोटा सा कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण पाए जाते हैं, तो आप बात करेंगे अण के अंतर्गत अ, ई, उ, ण नहीं गिना जाएगा, तो केवल 3 वर्ण होंगे अ, ई, उ, अण प्रत्याहार। अगर बात करें आगे हम री, ली, क यानी रिक, या बात करें अक सीधा कर लें अ, ई, उ, ण, री, ली और क, अक प्रत्याहार। बात करें अक प्रत्याहार की तो अक के अंतर्गत याणव भी हलंत है और ये क भी हलंत है, तो अ, ई, उ, री और ली, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आ जाएंगे अ, ई, उ, री और ली, ये वर्ण आ जाएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अण प्रत्याहार के अंतर्गत बात करें हम अ, ई, उ, 3 वर्ण आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें अच की, अच प्रत्याहार यानी अ से लेकर के च तक आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार की श्रेणी में गिने जाएंगे, जिसमें ण, क, ङ ये वर्ण साथ में नहीं गिने जाएंगे। तो यानी बात करें अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ ये ण नहीं गिना जाएगा, री और ली, फिर ए, ओ, और आई, ओ, ये जो है अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे।
अब हम बात करेंगे आगे, अगर आपके एच आ जाता है, एंग आ जाता है, एंग, एंग के अंतर्गत ए ओ ङ, यानी ए और ओ दो वर्ण आए, क्योंकि ङ हलंत है इसलिए ङ इसमें नहीं गिना जाएगा। अगर एच आ जाता है तो एच के हम बात करेंगे ए ओ ऐ और औ, ए ओ ऐ औ, यानी एच वर्ण के अंतर्गत ए ओ ऐ औ। इस प्रकार से जब भी प्रत्याहार को बनाना है, जैसे अपन बात करें हल की, तो यहां पर हल, ह य व र ट, ह य व र ट हलंत नहीं गिना जाएगा और ल आ जाएगा इसमें साथ में हल। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत थोड़ा सा मैं जानकारी आपको बता दूं, ये ह ल पूरा है। अगर यहाँ पर बात करें हम हल की, तो इस हल के अंतर्गत, इसमें हल में इस हल में फर्क है, ध्यान रखना। ये जो हल है ये हल है, ये हल है, ये हल है। तो इस हल के अंतर्गत ह से लेकर के ल तक यानी सभी व्यंजन आ जाएंगे इसमें, इस प्रकार से। यानी जब भी प्रत्याहार बनाना हो, एक वर्ण ले पहले वाला और एक अंतिम वर्ण, इसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वह दोनों वर्ण मिला दो, पहले और अंतिम वर्ण, वह आपका प्रत्याहार बन के तैयार हो जाएगा। जैसे अंग, यहां से लेकर के यहां तक बात करनी है तो अंग, तो अंग बात करेंगे, अंग। अंग के अंतर्गत आप समझ ही गए होंगे, अ ई उ री लृ ए ओ, ङ तो हलंत है ही है, इसी कारण से ये हो गया अंग। जिसे इसी प्रकार से बात करें हम यश, तो यश के अंतर्गत ज ब ग ड द, क्योंकि श तो हलंत है ही है, यश। इस प्रकार से जैसे झय, झञ, तो झ भ और ञ। इसी प्रकार से झष, तो झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द। इस प्रकार से ये वर्ण इसमें झस में आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे प्रत्याहार बनाने, पहला वर्ण लीजिए और अंतिम वर्ण लीजिए, दोनों वर्णों को मिला दीजिए, आपका प्रत्याहार बनकर के तैयार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रत्याहार से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। हमारे आचार्य पाणिनि के अनुसार और अन्य संस्कृत के विद्वानों के अनुसार, इस जो माहेश्वर सूत्र है, इसी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, यहां से लेकर के च तक वर्ण और ह से लेकर के यहां तक वर्ण, ये जितने वर्ण आते हैं अ से लेकर के च तक, इस विभाग को अच विभाग कहा जाता है, क्योंकि अ से लेकर के च तक आने वाले वर्ण हैं। और यहां ह से लेकर के इस हलंत ल तक वर्ण आते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हल। ध्यान रहे, हमारे संस्कृत के विद्वानों ने, आचार्य पाणिनि ने, पतंजलि ने और अन्य संस्कृत के विद्वानों ने इस अच संधि का दूसरा नाम रख दिया स्वर संधि। स्वर संधि इसलिए रखा क्योंकि स्वर
क्योंकि इसलिए इस अच इसलिए रखा क्योंकि इसमें अ ई उ, यहाँ अ से लेकर के च तक, और इसके अंदर अ ई उ री री ए ओ ऐ औ केवल और केवल स्वर है। ये ह य व र ल ञ म ङ ण न झ घ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ छ ट त क प य श ष स ह, ये जो है इनको हम कहते हैं व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम हमने रख दिया व्यंजन। आप समझ गए होंगे अच और हल, स्वर और व्यंजन। दूसरी बात आगे हम करते हैं, ये जो स्वर है इन्हीं स्वरों को हमारे संस्कृत के विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है, यानी स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ ई उ री री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं अ ई उ, ये ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत ई आ उ री ली, ये दीर्घ स्वर है। और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जाता है। अब रही बात प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। त्रिमात्रिक। अब प्लुत स्वर आपने कम पढ़ा होगा, संपर्क में आपके कम आया होगा, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करने, ह्रस्व और दीर्घ का तो आपको पता है ही है। अ आ, अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, ई ह्रस्व है, ई दीर्घ है, उ ह्रस्व है, उ दीर्घ है। अब देखिए बात प्लुत की। प्लुत के अंतर्गत आप देखते हैं कुकड़ू कू, ये जो कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, यानी ऊ, इस ई की ऊ 3 बार 3 सेकंड तक आवाज आएगी, इसलिए ये प्लुत है। समझ में आगे होंगे आपके। स्वर अच, अच को स्वर कहा, ये कहां से निकले? आखिर महेश्वर सूत्रों से। इसलिए मैं आपको कल की वीडियो में बार बार बता रहा था कि महेश्वर सूत्र महत्वपूर्ण है। हम महेश्वर सूत्रों से ही आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं महेश्वर सूत्रों में से 4 लाइनों में से हमने वर्ण लिए, उन वर्णों को अच कहा जाता है। इसी अच को हमारे विद्वानों ने स्वर कहा है। ये स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे हम बात करते हैं व्यंजन की, जिनको ह से लेकर के ल हलंत तक वर्ण है, इसी कारण से इसको हल कहा गया। और इसी हल को, क्योंकि हल के अंतर्गत सभी केवल और केवल व्यंजन हैं, यहाँ पर कोई प्रकार का स्वर मौजूद नहीं है, इसी कारण से इसका, इस ग्रुप का नाम व्यंजन ग्रुप भी रख दिया। अब आप समझ गए होंगे। इससे आगे जब कोई शब्द बनता है और शब्द निर्माण की क्रिया में, शब्द निर्माण की क्रिया में इस ग्रुप का उपयोग हो, तो उस शब्द निर्माण की क्रिया को हम कहेंगे अच क्रिया। और केवल ये ग्रुप हो, उसको हम कहेंगे हल क्रिया या व्यंजन क्रिया। समझ गए होंगे आप। अच क्रिया और हल क्रिया, यानी आगे हम पढ़ेंगे संधि, जिस संधि के अंतर्गत अच संधि और हल संधि महत्वपूर्ण रूप से आपके काम आएगी। दूसरी बात है हमारे व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत 4 प्रकार के, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग,
तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग और अगला है अनुस्वार के रूप में या अनुस्वार युक्त नासिक्य वर्ण जो पंचम वर्ण, ये सभी इसमें शामिल है। किसमें? हल में शामिल है। ध्यान रहे, वापस में आपको स्मरण करा दूं, जब हम प्रत्याहार की गणना करते हैं, जब हम माहेश्वर सूत्र की गणना करते हैं, अंतिम हलंत अक्षर नहीं बोला जाता है। और दूसरी बात आपको और याद दिला दूं, कभी भी माहेश्वर सूत्र में एक वर्ण दोबारा नहीं आता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर ह है, यहाँ पर भी ह है। ध्यान रहे, ये ह नहीं है, ये हल है। यहाँ पर मिश्रित किया गया हल और यहाँ केवल ह है। ध्यान रहे, इसलिए ये आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर माहेश्वर सूत्र में ह दो बार कैसे आया। यहाँ पर ये हल है, ये ह है। और दूसरी बात आप और बता दें, ये ट हलंत है, ये ट पूरा है, इसी कारण से ट दो बार, यानी हलंत वर्ण दोबारा आ सकता है, लेकिन मुख्य वर्ण कभी दोबारा नहीं आते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम और पढ़ेंगे कल नए वीडियो के साथ। नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।